बैठती है और दर्द भरी चीखों के बीच अपने बच्चे को जन्म देती है। अचानक यह सीन कट होता है और हमें स्किप पॉटर से मिलवाया जाता है, आता है, जो ओरेगोन के एक छोटे से कस्बे का शेरिफ है। सुबह सुबह स्किप एक डाइनर में दाखिल होता है, जहां लोग उसे आदर से ग्रीट करते हैं। गुड मॉर्निंग शेरिफ। गुड मॉर्निंग फ्लो। आज ब्रेकफास्ट में क्या है? मैरियन ने बिस्किट्स बनाए हैं मीट ग्रेवी के साथ। शेरिफ सिर्फ कॉफी का ऑर्डर करता है, जबकि साथ बैठे मछुआरे परेशान हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना होने और सीजन के पीक पर होने के बावजूद मछलियां नहीं मिल रही। वे बताते हैं कि टिलामुक में तो अच्छी पकड़ हो रही है, पर इस इलाके में समंदर बिल्कुल खाली सा है। कोई कहता है कि स्टेट बायोलॉजिस्ट्स को बुलाया जाए, पर अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। तभी रेडियो पर एलिस की आवाज सुनाई देती है। वो शेरिफ की असिस्टेंट है, जो बताती है कि स्थानीय मछुआरा बिल मॉर्गन अपने जहाज के साथ घाट डॉक पर आ रहा है और मदद मांग रहा है। एलिस का कहना है कि बिल अपनी क्रू को खो चुका है और उसे शक है कि वो लोग जहाज से गिर गए। शेरिफ को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो तुरंत निकल पड़ता है। घाट पर बिल खून से लथपथ माथे के साथ अपने जहाज में आता है। वो कंफ्यूजन में बताता है कि वो इंजन रूम में कोई दिक्कत ठीक कर रहा था। अब आप रहा। तभी ऊपर डेक पर चिल्लाने की आवाजें आई। जब तक वो ऊपर पहुंचा, उसे अपने साथियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। बस पानी में बुलबुले थे, जिनमें खून मिला हुआ था। उसी अफरा तफरी में उसका अपना सिर भी दरवाजे से टकरा गया। शेरिफ को जहाज में रखी रम की बोतल दिखती है, जिससे उसे शक होता है कि शायद बिल ने ज्यादा पी रखी हो। बिल मानता है कि उसने थोड़ी पी थी, लेकिन फिर भी स्किप उसे फिलहाल डिटेन कर लेता है ताकि मामला क्लियर हो सके, और गार्ड कोस्ट गार्ड को लापता क्रू मेंबर्स की तलाश शुरू करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद शेरिफ को मैसेज मिलता है कि बेन बर्न्स नाम का एक बंदा पर्ल बीच पर मछली पकड़ रहा था, और मछली की जगह उसे एक कटी हुई इंसानी टांग मिली है। स्किप वहां पहुंचता है और कंफर्म कर रहा था, तो वो अगली सुबह डॉग स्क्वाड के साथ सर्च टीम ऑर्गेनाइज करने का फैसला करता है, ताकि और सबूत इकट्ठे हो सकें। उधर जॉन बर्टन नाम के एक मरीन बायोलॉजिस्ट से भी मुलाकात होती है, जो क्रेसेंट सिटी में ओशियन वर्ल्ड नाम के एक एक्वेरियम में काम करता है। वो विजिटर्स को समुद्री सितारे, स्टारफिश, एनेमोन वगैरह दिखाकर मजेदार तरीके से उनकी खासियत समझा रहा है। तभी उसकी असिस्टेंट सैंडी उसे बीच में रोककर बताती है कि हार्बर के शेरिफ का कॉल आया है। वो चाहता है कि जॉन वहां आकर देखे कि आखिर समुद्र क्या बहा कर ला रहा है। जॉन दिलचस्पी से राजी हो जाता है और बोलता है कि वो कल बीच पर जाएगा, लेकिन उसे कार चलाने में मदद चाहिए, क्योंकि उसकी ड्राइविंग लाइसेंस अभी रिन्यू नहीं हुई। इसी दौरान पुलिस स्टेशन पर बिल को तब तक रोका जाता है जब तक ब्लड टेस्ट से यह कंफर्म नहीं हो जाता कि उसमें 0.07% अल्कोहल था, जो लीगल लिमिट से कम है। उस पर इतना जरूर कि शक पैदा कर सके, लेकिन शेरिफ आखिरकार उसे छोड़ देता है। बस ये हिदायत देता है कि वो अजीब कहानियां फैलाकर लोगों को डराए नहीं, क्योंकि अभी कुछ भी पक्का पता नहीं चला। बिल मायूस और बेबस महसूस करता हुआ चला जाता है। पल पल स्थिति और टेंस हो जाती है जब बीच पर एक मरी हुई सीगल मिलती है, जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। और थोड़ी देर बाद घाट पर एक और लोकल बोट की क्रैब ट्रैप में लापता मछुआरों में से एक का टॉर्सो फंसा हुआ मिलता है। शेरिफ वहां जॉन बर्टन के साथ पहुंचता है, और जॉन बोलता है कि वो मौत की असल वजह पता करने के लिए ऑटोप्सी करना चाहता है। बॉडी पर ऐसे कट्स और निशान हैं जो शार्क अटैक से मिलते जुलते नहीं लग रहे, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। जॉन अब उन अवशेषों की डिटेल जांच करने फोरेंसिक यूनिट जाता है। लाश की हालत देखकर सैंडी थोड़ी घबराकर पूछती है कि क्या उसे बाहर इंतजार करना चाहिए। जॉन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाँ कहता है। यह साफ कर देता है कि यह सीन किसी आम इंसान के बस का नहीं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुआ है, और शेरिफ स्किप और जॉन दोनों को पता लगाना है कि इन गायबियों और बॉडी म्यूटिलेशन के पीछे क्या राज है। जॉन कोई भी पॉसिबिलिटी इनकार नहीं करता और शेरिफ से कहता है कि उसे गार्ड कॉस्ट की जगह एक फिशिंग बोट चाहिए, क्योंकि उसे नदी के अंदर तक जाना होगा उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए, या फिर जो कुछ भी सैल्मन को डराकर भगा रहा है और मछुआरों को मार रहा है। स्किप सजेस्ट करता है कि बिल से बात की जाए, वही मछुआरा जिसकी क्रू गायब हो गई थी और जिसे थोड़ी देर के लिए पुलिस ने रोका भी था, क्योंकि वो हम पर एहसान करेगा और शायद मान जाए। दोनों ये फैसला करते हैं कि बिल पानी में चारा और बेट लेकर चलेगा,
ताकि खुले समंदर में एक टेस्ट किया जा सके। जैसा कि जॉन और स्किप बोट पर जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं, सैंडी कस्बे की टैवर्न में कुछ खाने चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात एबी ब्रांड से होती है, जो बार संभालती है और अपना नाम बताती है, कहते हुए कि ज्यादातर लोग उसे एबी ही कहते हैं। बातों बातों में सैंडी बताती है कि वो अपने बॉस जॉन के साथ आई है, ये पता लगाने की आखिर उन मछुआरों पर क्या हमला हुआ। ये भी जिक्र करती है कि लोग टुकड़ों में मिल रहे हैं। एबी सैंडी की क्यूरियोसिटी भांप कर मजाक में पूछती है कि क्या वाकई कुछ ऐसा है जो उन पर हमला कर रहा है, जैसे कोई अनजान जीव हो। इतने में जॉन आ जाता है सैंडी को ढूंढते हुए। एबी और वो एक दूसरे को हाय बोलते हैं। फिर एबी थोड़ा औपचारिक अंदाज में अपना नाम बताती है, हालांकि सैंडी पहले ही कुछ बातें शेयर कर चुकी है। जॉन सावधानी बरतते हुए सैंडी को याद दिलाता है कि केस खुला हुआ है, इसलिए डिटेल्स शेयर करना ठीक नहीं होगा, वरना दहशत फैल सकती है। सैंडी को यह बात बुरी लगती है और वो थोड़ा झल्लाकर वहां से हट जाती है। जॉन के लिए और ड्रिंक्स लेने से पहले एबी हल्के फुल्के अंदाज में उस रहस्यमय जीव के बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कुछ नहीं बताता। बाहर आते ही सैंडी जॉन को ताना मारती है कि वो उसे इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाता। कहती है कि वो जॉन के लिए सब कुछ करती रहती है, उसे गाड़ी से घुमाती है, उसकी सेहत का ख्याल रखती है, और वो यहाँ एबी के साथ फ्लर्ट करता दिखता है या कम से कम बड़े आराम से बातें कर रहा है। जॉन सैंडी के गुस्से से थोड़ा चौंक कर मानता है कि उसे अपने इमोशंस या थैंकफुलनेस दिखाना नहीं आता, और माफी मांगता है कि उसने कई बार सैंडी को हल्के में लिया है। सैंडी अपना गुस्सा निकाल देती है, लेकिन एक नाजुक सा समझौता कर लेती है। वो इन्वेस्टिगेशन में जॉन की मदद करती रहेगी, और बाद में देखेंगे कि जॉन क्या वाकई ज्यादा केयरिंग बन सकता है या नहीं। अगली सुबह स्किप जॉन को बिल मॉर्गन से मिलवाता है, जो बोट लेकर खोजबीन के लिए निकलता है। वो नदी के मुहाने की तरफ जाएंगे। उम्मीद है वहां सैल्मन मिल जाएंगे। जॉन का कहना है कि अगर सैल्मन वहां होंगे तो उनका शिकारी भी आसपास होगा। सफर के दौरान बिल सोनार चेक करता है, मगर पता चलता है कि मछलियां बिल्कुल नहीं हैं। जैसे ही वो लौटने का सोचते हैं, कुछ बहुत भारी चारा इतनी जोर से खींचता है कि लाइन टूट जाती है और सारा चारा गायब हो जाता है। जॉन हुक में फंसी कुछ स्केल्स, छोटे छिलके बचा पाता है, जिससे पक्का हो जाता है कि ये शार्क नहीं है, क्योंकि शार्क के पास इस तरह की स्केल्स नहीं होती। जॉन फौरन इस सैंपल को टेस्ट करवाना चाहता है। इसलिए वो सैंडी को फोन करता है ताकि वो उसे लैब में भेज दे, लेकिन सैंडी कोई जवाब नहीं देती। जमीन पर लौटकर जॉन शेरिफ से एक गाड़ी मांगता है ताकि वो खुद लैब तक स्केल्स पहुंचा सके, मगर जाने से पहले वो नदी के किनारे थोड़ा घूमकर एरिया चेक करने लगता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात एबी से होती है, जो ऐसा लगता है मानो अभी अभी समंदर से नहाकर निकली हो, बिना कपड़ों के दिखाई देती है। जॉन उसकी हथेली पर कोई कट या गहरा निशान देखता है तो एबी कहती है कि यह सी अर्चिन से हुआ है, जो काफी दर्द देता है। एबी एक रहस्यमय सी स्माइल के साथ थोड़ी देर बात करती है और सैंडी के बारे में पूछती है। जॉन बताता है कि वो उसे पूरे दिन से ढूंढ रहा है और फोन भी नहीं लग रहा। एबी सिर्फ उसे लक विश करके कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो यहीं है, और जॉन को और उलझन में डालकर चली जाती है। जाते जाते एबी बताती है कि टैवर्न में नई शराब की खेप आई है और वो चाहती है कि जॉन कभी आए। जॉन बस इतना कहता है कि शायद आएगा, लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो मेडिकल एग्जामिनर को फोन करता है कि वो फिर से उस मछुआरे की बॉडी चेक करना चाहता है जो पहले मिली थी। उसे डर है कि कहीं कोई जरूरी पॉइंट मिस न हो गया हो। इसी बीच एबी की मां फिलिस देखती है कि एबी बार में एक चोटिल हाथ के साथ आती है। एबी कहती है कि वो पत्थर की नुकीली धार से चोट खा गई और माफी मांगती है कि वो इतनी देर गायब रही। फिलिस शक भरी नजरों से पूछती है कि ये आदमी कौन है, खुशारी और है जिसके बारे में एबी इतना सोच रही है। एबी कहती है कि वो जॉन बर्टन है, मरीन बायोलॉजिस्ट। फिलिस ये भांपकर कि एबी उस पर दिलचस्पी रखती है, उसे सावधान करती है कि दिल न टूटे। उधर कुछ टूरिस्ट बीच पर घूमने आते हैं, पर उन्हें सैंडी की लाश मिलती है, बुरी तरह क्षत विक्षत हालत में चट्टानों के बीच फंसी हुई। घबराकर वे मदद बुलाते हैं। जॉन को पता चलता है तो वो तुरंत शेरिफ की ऑफिस में फोन करता है, लेकिन वो सदमे में है। उसकी असिस्टेंट सैंडी पर किसी ने बहुत भयानक तरीके से हमला किया है
और अब बचाने का कोई उपाय नहीं। घबराया हुआ जॉन शेरिफ स्किप पॉटर के साथ क्राइम सीन पर आता है। शेरिफ उसे शांत करने और इन्वेस्टिगेशन जारी रखने को कहता है, मगर जॉन टूट चुका है। उसे लगता है कि यह मामला एक साधारण मरीन बायोलॉजिस्ट के बूते से बाहर है। वो कहता है कि शायद FBI या किसी बड़े एजेंसी को बुलाना चाहिए। स्किप बार बार कहता है कि उसे जॉन की जरूरत है। लेकिन सैंडी की मौत और ठोस जवाबों की कमी से जॉन तय करता है कि अब वो अलग हो जाएगा। सैंडी की मौत कंफर्म होने से पहले जॉन ने शेरिफ से जैक ब्रांड के बारे में पूछा था, एक बूढ़ा मछुआरा जिसके बारे में मशहूर था कि वो दशकों पहले हुए एक वैसे ही हादसे में बच निकला था। जब पता चलता है कि जैक द बैंक टेवर्न में रहता है, जॉन वहां जाता है। वहां फिलिस और दूसरे स्टाफ उसे शक्कर की नजर से देखते हैं, फिर भी उसे ऊपर वाले कमरे में जाने देते हैं, जहां जैक व्हील चेयर पर बैठा मिलता है। जैक उसे ड्रिंक ऑफर करता है और अजीब सी सच्चाई झूठी डींगों के मिक्स वाले अंदाज में बताता है कि हर 10 साल में समंदर की बेटियां लौटती हैं मछुआरों का शिकार करने। कहता है कि ये मर्मैड्स या साइरेंस जैसा वो उन्हें बुलाता है, बस एक आदमी को जिंदा छोड़ती हैं और उन्हीं में से एक को जमीन पर 7 दिन रहना पड़ता है अपना साथी ढूंढने के लिए। अगर वो कर ले और आदमी मान जाए तो वो हमेशा के लिए धरती पर रह सकती है, नहीं तो उसका समय पूरा होते ही उसे वापस समंदर जाना पड़ता है। जॉन को यकीन नहीं होता। वो सोचता है बूढ़ा या तो पागल है या फिर तगड़ा शराबी, और वहां से चला जाता है। उसी वक्त स्किप का कॉल आता है। सैंडी की कटी फटी लाश मिल गई है, कोई शक नहीं रह गया। यह सुनकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है और शेरिफ से दोबारा कहता है, मैं इस केस को सॉल्व करने लायक इंसान नहीं हूं। उसे सिर्फ हत्यारी जलपरियों वाली कहानियां मिली हैं और कुछ एक फिजिकल सबूत जो किसी जाने पहचाने समुद्री जीव से मैच नहीं होते। स्किप भी अफसोस करता है, लेकिन जॉन के शौक को समझता है। जॉन वादा करता है कि वो जो कार उधार ली थी उसे वापस कर देगा। अब सैंडी के बिना और बस एक आध सुपरनैचुरल थियरी के साथ जॉन इस इन्वेस्टिगेशन से हट जाता है। फिर भी कस्बे से जाने की बात कहने के बावजूद जॉन उस टैवर्न में पहुंच जाता है। यहाँ एबी ब्रांड ड्रिंक्स परोस रही है। वहां बिल भी बैठा है, वही मछुआरा जिसने अपनी क्रू खो दी थी, और वो बुरी तरह दारू में डूबा हुआ है। बिल नशे में जॉन और एबी की बातचीत में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे किनारे कर देता है। लड़ाई बढ़ती देख बार के लोग, जिसमें जेफ भी शामिल है, बिल को खींचकर बाहर ले जाते हैं, जिससे वो और गुस्से में भर जाता है। जॉन और एबी अकेले होते हैं तो जॉन उसे सीधा घेर लेता है कि आखिर जैक ब्रांड, जो दावा करता है कि हर 10 साल में यह सरगर्मी लौटती है, कि हकीकत क्या है और इन सारे कत्लों में एबी का क्या रोल है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एबी कुछ बेपरवाही से कहती है कि जैक उसका बाप है। जॉन जब फिर पूछता है तो एबी मानती है कि यह मजाक नहीं है और सैंडी के लिए अधूरा सा सॉरी कहती है, पर यह भी साफ कर देती है कि उसने उसे अपने प्लान में दखल देने से रोकने के लिए मारा। माहौल और डार्क होता जाता है। एबी जॉन को एक ड्रिंक ऑफर करती है। उसे शक तो होता है, लेकिन वो फिर भी पी लेता है। उसे पता नहीं होता कि ये वही हरा चिपचिपा तरल या ग्रीन स्पुटम है जिसे एबी पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। कुछ ही देर में उसके नशीले असर से जॉन को चक्कर आने लगते हैं और उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। एबी संतुष्ट सी दिखती है और बताती है कि वो इस बार धरती पर ही रुकने का इरादा रखती है अपना साइकिल पूरा करने के लिए, और पहले वो किसी साधारण मछुआरे का इस्तेमाल करने की सोच रही थी। मगर जॉन को देखते ही उसे लगा कि वही सही साथी है। जॉन को बेहोश छोड़ते हुए एबी कहती है कि वो आज की रात उसके साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि उसे किसी का शिकार करना है, और वो जॉन को अचेत हालत में तट पर छोड़कर चली जाती है। जॉन बेहोश पड़ा रहता है। इधर एबी उसी बोट पर जाती है जहां बिल सो रहा होता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार डालती है। बाद में पुलिस को बिल की बुरी तरह क्षत विक्षत लाश मिलती है और इसके साथ ही जॉन भी बीच पर बेसुध पड़ा मिलता है। जब उसे होश आता है तो जॉन शेरिफ स्किप पॉटर को बताता है कि एबी ने उसे ड्रग किया और वो बैग उठा लिया जिसमें वो स्केल्स रखे थे जो लैब भेजनी थी। पर स्किप को उस पर यकीन नहीं होता और उसे याद दिलाता है कि जॉन का खुद शराब पीकर गाड़ी चलाने का पास्ट रिकॉर्ड है। आखिर में वो जॉन को फिर से गिरफ्तार कर लेता है, शक में कि शायद बिल के कत्ल में उसी का हाथ हो। सेल में बंद जॉन बार बार कहता है कि उसका टेस्ट करवाओ ताकि पता चले वो शराबी नहीं है,
लेकिन उसे कोई फॉरेन लॉयर या फोन कॉल भी नहीं करने देते। कुछ वक्त बाद स्किप अल्कोहल टेस्ट मशीन लेकर आता है, जिससे साफ होता है कि जॉन के खून में अल्कोहल नहीं है। साथ ही बिल की बोर्ड पर मिले पैरों के निशान जॉन से मैच नहीं करते। सबूत न होने की वजह से स्किप को मजबूरी में जॉन को रिहा करना पड़ता है। फिर भी वो जॉन से कहता है कि वो बस पकड़कर यहां से निकल जाए। जॉन दुखी और गुस्से में कहता है कि वो यूं ही नहीं जाएगा, उसे सैंडी की मौत और बाकी मछुआरों के बारे में सच्चाई पता करनी है। स्टेशन से निकलने के बाद जॉन टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर मना लेता है कि उसे बस अड्डे नहीं बल्कि अस्पताल ले चले, क्योंकि वो बॉबी शार्प से मिलना चाहता है, वो मछुआरा जो समुद्र में हुए अटैक से किसी तरह बचा था। जॉन उसे आईसीयू में मिलता है, बहुत सीरियस हालत में। जॉन उससे कहता है कि उसे कुछ बोलना नहीं, बस इतना सर हिला दे अगर उसे पता हो कि हमलावर कोई इंसान नुमा महिला थी। बॉबी डर से कांपता है, मगर यह कंफर्म करता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक औरत थी। अभी जॉन कुछ और जान पाता, तभी एबी के आदमियों या साथियों ने उसे पकड़ लिया, गाड़ी में डालकर किसी सुनसान जगह ले गए। इसी टैवर्न नुमा जगह पर जॉन देखता है कि जैक ब्रांड और एबी की मां फिलिस कुछ दूसरे लोकल लोगों के साथ मिलकर एक खूनी सरन साजिश में शामिल हैं। रॉजर नाम का शख्स भी है जो ब्रांड फैमिली की सिक्योरिटी संभालता है। ये लोग बड़ी ही क्रूरता से मजे लेते हुए उस हरी तरल एबी का स्पूटम की बोतल निकालते हैं और फिलिस जबरदस्ती जॉन के मुंह में डालती है। वो पहले से ही ड्रग्ड और कमजोर है, इसलिए विरोध नहीं कर पाता। फिर उसे एक सॉर्ड ऑफ वेडिंग रिचुअल की तरह के सेरेमनी वाले स्पेस में ले जाया जाता है, जहां एबी और जॉन का मिलन कराने की तैयारी है। कुछ संस्कार, कुछ गाने, नजरें मिलाने, हाथ मिलाने, होंठ मिलाने और आखिर में जिस्म मिलाने का सिलसिला। एबी अपनी सच्ची जलपरी मरमैड वाली शेप में आकर जॉन के साथ संबंध बनाती है ताकि उसकी सीड से नया बच्चा जन्म ले सके। इसी जंगली माहौल में बाकी जलपरियां भी प्रकट हो जाती हैं और जॉन पर टूटकर उसकी टांगें, बाजू, शरीर के हिस्से नोचने लगती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद एबी दर्द और अजीब सी खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ समुद्र के किनारे भागती है और वहीं बच्ची को जन्म देती है, फिर उसे पानी में फेंक देती है। वो खुश है कि वो बच्ची जिंदा रहते हुए समंदर में उतर गई। इसके बाद वो उसी जगह लौटती है जहां जॉन पड़ा है। वो अब भी जिंदा है, हालांकि उसकी टांगें उखाड़ दी गई हैं। एबी उसके सिर पर हल्का सा किस करके समंदर में वापस चली जाती है, जॉन को तड़पता हुआ वहीं छोड़कर। यही आखिरी सीन है। बिना पैरों वाला जॉन तड़प रहा है और जलपरी समंदर में लौटती हुई दिखाई देती है। फाइनल क्रेडिट्स के दौरान वही उदास धुन बजती है जो फिल्म की शुरुआत में थी। बचपन, घर लौट